जी आप चला दें। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं शंभू जी? हेलो। हाँ देख पा रहा हूँ। जी जी देख पा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है। जी, तो स्वागत है आपका आज के संस्करण में नॉलेरियंस के, जहाँ पे हम बातें करते हैं ज्ञान और अनुभव की। और आज हमारे साथ होंगे एक विशिष्ट अतिथि। हमारे साथ हैं श्री शंभूनाथ चौधरी जी, न्यूज विंग के प्रधान संपादक। इनसे बात करेंगे और इनके जो व्याख्यान का टॉपिक होगा वो है क्या हो समाचार का संस्कार। क्योंकि हम लोग जो जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ब्रेकिंग न्यूज का एक चलन है, और ब्रेकिंग न्यूज से कितनी ठेस पहुंचती हैं, कितने चीजें ब्रेक होती हैं और कितनी उसमें सत्यता होती है, तो वो उस विषय पे बात करेंगे उनके जीवन परिचय एवं प्रेरणा के बारे में, और सोशल मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज के दौर में प्रासंगिक पत्रकारिता कैसी हो, इस पे भी चर्चा होगी। तो समूना, इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं बोलने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूं कि करीब करीब 3 दशकों से वो सक्रिय पत्रकारिता में हैं। उन्होंने बहुत सारे सम्मानित अखबारों में काम किया है, जैसे कि दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट, हिंदुस्तान, अमर उजाला, खबर मंत्र, रांची एक्सप्रेस में संपादक रहे, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर सहित विभिन्न पदों और दायित्वों का निर्वहन किया। आकाशवाणी में भी 6 वर्षों तक अंशकालीन समाचार संपादक के रूप में आप कार्य करते रहे, और आपने जो मासिक पत्रिका नेशन संवाद और पूरी दुनिया का संपादन, रांची प्रेस क्लब का प्रथम निर्वाचित महासचिव हैं आप, झारखंड से, और मुख्य मंत्री जन संवाद केंद्र में 3 वर्षों तक आप कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत रहे। वर्तमान में आप झारखंड की जो सबसे प्रमुख समाचार एजेंसी, मैं कहूंगा पैरेलल जो चल रही है, न्यूज विंग, उसके प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो आपका आमंत्रण है शंभू जी नॉलेरियंस के मंच पे, और स्वागत है आपका। और आज ईस्टर का त्यौहार भी है, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपका आमंत्रण करना चाहूंगा एक कविता के साथ। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कुछ जो आपको अचीवर्स अवार्ड और आपके द्वारा जो न्यूज विंग के द्वारा जो रिपोर्ट्स आए उस पे कैसे फॉलो अप एक्शन लेके जो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टोरीज होता है उसको आप कवर करते हैं, उस पर भी बातचीत होगी। अवार्ड्स बहुत सारे आपको मिले हैं, और कुछ मतलब अनबीट टॉपिक जो होते हैं, जिसको मुख्य समाचार पत्र कवर नहीं करते हैं, वैसे वैसे जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप उठाते हैं अपने पत्रकारिता के द्वारा। और वर्तमान में हम लोग बात करेंगे आपके न्यूज विंग के बारे में, और कैसे आप पैरेलल में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में, या कहिए कि सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें आपकी पत्रकारिता कैसे चल रही है, और किस तरह से आप एक सामाजिक परिवर्तन का नींव रख रहे हैं, उस पर भी बात होगी। तो इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं, एक कविता पढ़ना चाहूंगा आपके लिए कि प्रारंभ परिवर्तन का अपने ही विचार से, न सगे संबंधी, न दोस्त यार, न सरकार से, संवेदना जब हृदय के बांध तोड़ देती है, संकल्प सेवा समर्पण के भाव जोड़ देती है, फिर हर कार्य आपकी अभिव्यक्ति मात्र है, जो दान कर सके आनंद वो अक्षय पात्र है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी शंभूनाथ चौधरी जी का आमंत्रण करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें और अपने बारे में बताएं। यहां से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी बात रखें। नमस्कार। नमस्कार रंजीत जी और नॉलेरियंस के पे जो दर्शक जुड़े हैं, उन सभी मित्रों का, चित्रों का बहुत बहुत आभार
सबसे पहले आपका आभार रंजीत जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आपने कविता के माध्यम से मेरा जो परिचय देने की कोशिश की है। हकीकत में ऐसी बात नहीं है, बस ये है कि अपना काम करते जाना है। जी। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, ऐसी ही यात्रा रही है मेरी। और बहुत ये उस दौरान जो कुछ हासिल हो जाए राह में चलते हुए, जो जी। मोती हासिल हो जाए, बस वही उपलब्धि है। अगर किसी के काम आ सका तो इसी को अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा बहुत अनूठा कार्य कर रहा हूँ। जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन 2.5-3 दशकों में काम करते हुए कुछ चीजें जो है संघर्ष पथ पे जो समेटी हैं। आपने आज मुझे आमंत्रण दिया है, बुलाया है अपने नॉलेज के मंच पे। बेहद खुशी हो रही है आपसे जुड़कर। और जैसा कि आप जो विषय मेरे लिए निर्धारित किया है आपने, वो ये कि समाचारों का संस्कार क्या हो जी। और ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया का जो दौर है, उसमें जन सरोकार की पत्रकारिता कैसे कायम करें, इस मुद्दे पे जी। वो ये जब आप पत्रकारिता के संस्कार की बात करते हैं तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं है कि खबरें जो है वो आज के दौर में बदचलन हो गई हैं और इसके जिम्मेदार हमारी बिरादरी के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं। और ये जो गिरावट आई है समाज में, उससे पत्रकारिता भी अछूती नहीं रही, उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। ये जरूर है कि आज भी उम्मीद की एक किरण पत्रकारिता पे है, जिसको खबर पालिका भी कई बार कह देते हैं। संवैधानिक तौर पे भले ही खबर पालिका जैसे किसी चीज का अस्तित्व नहीं हो, लेकिन इसकी भूमिका इतनी व्यापक रही है पत्रकारिता की कि इसे स्वीकार किया जाता रहा है खबर पालिका और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। जी। मैं ये कह रहा था आपको कि समाचारों के संस्कार जो हैं वो गुम हो गए हैं। आज जब हम कोई खबर किसी भी मीडियम पे, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या वेब जर्नलिज्म हो, किसी भी माध्यम से जब हम खबर दे रहे होते हैं लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, जी। तो खबर का जो प्रोड्यूसर है या प्रोग्राम का जो प्रोड्यूसर है, उसके जेहन में हमेशा टीआरपी रहती है, रीडरशिप रहती है और वो खबर को उसी नजरिए से देखता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पत्रकारिता के जिस संस्कार के गुम होने पे आज चिंता जताई जा रही है, वो ये दबाव है, टीआरपी का दबाव है। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप हासिल करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आखिर में जो अल्टीमेट गोल है उसका कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें, कैसे बाजार में टिके रहें, बाजारवाद का ये दौर है, बाजार में कैसे टिके रहें, ये जो है। और उस वजह से पत्रकारिता के संस्कार गुम हो रहे हैं। ये दबाव जो है ये लगातार बढ़ता चला गया। उदारीकरण का जब दौर आया उसके बाद से ही आप देखेंगे कि अगर किसी मामले में टीआरपी बटोरने की क्षमता है तो हम देखते हैं कि लोग किसी को भी मुजरिम बना देते हैं। हाल का सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है, हत्या, जो भी बातें, लेकिन इस प्रकरण में जिनके नाम आए उनको मीडिया ने किस रूप में पेश किया। बल्कि आप कहिए कि अगर वश चलता तो सजाए मौत भी सुना दी जाती। तो ये जो जजमेंटल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है और ये चिंता का विषय है। देखिए, पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो ये माना जाता था कि ये शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित लोगों के पक्ष में खड़ी होती है पत्रकारिता। पत्रकारिता से यही उम्मीद होती थी, यही अपेक्षा होती। आज के दौर में क्या हो गया है, वो सबसे ज्यादा जो ताकतवर लोग हैं
उनके पक्ष में खड़ी नजर आती जी। है। और ये आरोप जो है, ये तोहमत जो है वो बेजा नहीं है। होता ये है, माने आलम जो है, अब मैं ये कह रहा हूँ संजीत जी कि कभी कभी लगता है कि हम लोग किसी अंधेर नगरी में जी रहे हो। आलम ऐसा ही है कि जैसे अंधेर नगरी, और फांसी का फंदा उसके गले में पहना देना है जिसके इसमें कसूरवार की तलाश नहीं होती है, जी जी। जिसके गले में फांसी का फंदा जो है वो फिट बैठ जाए। अंधेर नगरी की कहानी तो यही। तो पत्रकारिता जिसको कभी शाश्वत विपक्ष माना जाता था, ये माना जाता था कि वो जनता के हक में खड़ी होगी, वो आज के दौर में अब उसे भोंपू मान लिया जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक और बड़ा ही चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जब हम हिंदी पत्रकारिता, जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सरोकार जो है वो हिंदी पत्रकारिता से ही रहा है रंजीत जी, और मेरा ज्यादातर जो कार्यानुभव है वो रांची के अलावा कुछ समय तक पंजाब, चंडीगढ़, नोएडा और बाकी कुछ शहरों में, हजारीबाग ऐसे शहरों में रहा। मुफस्सिल पत्रकारिता से शुरुआत हुई, बिल्कुल छोटे स्तर पे पत्रकारिता को जो सबसे निचला पायदान होता है, स्ट्रिंकर के तौर पे शुरुआत नहीं मेरी। और उसके बाद मौके मिलते गए, कई लोगों से जुड़ने का, कई संस्थानों से जुड़ने का, काम करने का मौका मिला, और जो अनुभव हासिल हुआ उसका हासिल ये है कि तब ये लगता था, जब हम लोग दाखिल हुए आज से 90s के आसपास, जब शुरुआत हुई थी सिंगर के तौर पे, तब ये लगता था कि नहीं, हमारे दिमाग में किनकी तस्वीरें थी। हमारे दिमाग में जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं, जो आदि पुरुष है, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे नाम थे। तब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी साहित्यिक पत्रकारिता, जो पढ़े लिखे लोग आते थे, जो मेरी भी जो अभिरुचि जगती थी, साहित्य से झुकाव होता है आमतौर पे, आदमी पहले कविताएं कहानियां पढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे अखबारों से जुड़ा होता है। तो एक आकर्षण जो है छपे हुए शब्दों को लेकर बचपन से जो था, क्लास 9-10 से, वो मुझे पत्रकारिता की ओर खींच कर ले आया। उसके बाद तब वो होता, मैं ये बता रहा था आपको कि तब हम किसको आदर्श मानते थे, किन लोगों को आदर्श मानते थे। लाला लाजपत राय की पत्रकारिता, जिनको कि गणेश शंकर विद्यार्थी भी अपना गुरु मानते थे। आज के दौर में लोग कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट और एक एक्टिविस्ट में, जर्नलिस्ट को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, उसका काम है, वो उसका धर्म है। लेकिन हम जब इतिहास में जाए, गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत जो है दंगे रोकने के क्रम में हुई थी। कानपुर में दंगे फैल गए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी उसे रोकने निकल पड़े, और किस बेरहमी से उनकी हत्या हुई थी हम सभी जानते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी का के राजनीतिक कनेक्शंस भी थे। वो उस वक्त की कांग्रेस के बाकायदा पदधारी भी थे, लेकिन तब एक फासला होता था राजनीतिक विचारधाराओं में, और मिशन पत्रकारिता उस दौर में मिशन हुआ करती थी। पत्रकारिता अपनी जगह, और आलोचनाएं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई जो है, उसके पदधारी हुआ करते थे। उसके बावजूद उनका जो अखबार है, अखबार था प्रताप, उसमें आलोचनाएं छपती थी लगातार, समालोचना, तो कोई अच्छी बात नहीं होती थी, चाहे, और विचारधारा के आधार पर उसकी पत्रकारिता ड्राइव होती थी। अब विचार नहीं है। आप देखेंगे कि संपादकीय पृष्ठों का जो महत्व था उस दौर में, संपादक एक एक छपे हुए शब्द को जो है, छपे हुए अक्षर को ओन करता था, उसकी जिम्मेदारी लेता था। बिल्कुल, वो बात अब रही नहीं। मतलब एक तरह से कहें तो जो जैसे आप बता रहे हैं कि और ये एक यथार्थ भी है कि खबरें जो हैं वो बदचलन हो चुकी हैं, और फास्ट दौर है, फास्ट फूड की तरह खबरें आती हैं, मिनट मिनट पे अपडेट्स होता है, और
मिनट मिनट भी तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, सेकंड सेकंड पे अपडेट्स होते हैं न्यूज के, और ऐसे में कहीं ना कहीं सही खबर खो जाता है। कहीं ना कहीं जो न्यूज है वो सिर्फ एक व्यू बन के रह जाता है, इट्स नो मोर न्यूज। आप अलग अलग पत्रकार को देखेंगे तो वो अपने मतलब जो एक होता है कि तटस्थता जो होनी चाहिए थी, जो आप भी कह रहे हैं कि तटस्थ रूप से, दृष्टा के रूप से आप सीन को देखते हैं और जस्ट एज इट इज रिपोर्ट करते हैं, वो नहीं होके उसमें एक भावनात्मक पुट अपना डाल देते हैं, और एक मतलब पॉलिटिकल एंगल भी उसमें आजकल हो जाता है। तो हाँ, नहीं, ये एजेंडावाद की जो पत्रकारिता है वो बहुत जी खतरनाक है। जी, एजेंडा जो है, एजेंडा आप किसी ड्रिवन। एजेंडा जी के तहत जी पत्रकारिता करें, जी खबरों में वो चीज झलक जाए, आपका आग्रह झलक जाए, आपका जी पूर्वाग्रह झलक जाए, जी आपके एक व्हाट्सएप पे इन दिनों चुटकुला बड़ा जोर चलता है। जी एक आदमी ने किसी दूसरे को परिचय दिया, पत्रकार के रूप में बताया, मैं पूछा क्या करते हैं, बोला पत्रकार हूँ। तो छूटते ही दूसरे सज्जन ने, सामने वाले सज्जन ने कहा कि अच्छा, पत्रकार है, किस पार्टी के? तो ये है, जी जी, ये बिल्कुल। संकट है। आप जी देखिए कि जी। मतलब आप पत्रकार हैं तो उससे हम्म अपेक्षा जो पिछले वो विगत दौर था, जो दौर गुजर चुका है, जी। तब हम जो अपेक्षा करते थे कि हम्म पत्रकार हैं तो आप विचारधारा के स्तर पे तटस्थ रहेंगे, और जी अब आपकी निष्ठा पहचानी जाने लगी। जी आप प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं 100%। जी आप समाचार चैनलों को ले लीजिए, जी आप अखबारों को ले लीजिए, या बाकी अन्य माध्यमों को ले लीजिए, जहां भी जी देख लो, मीडिया के जो भी माध्यम है, जी। आपको पता है कि फला व्यक्ति अगर लिख रहा है, फला हम्म व्यक्ति अगर टीवी के पर्दे पे नमूदार हो रहा है, हम्म, तो वो क्या बोलेगा, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। विचारधारा क्या होगी। जी आप आंख बंद करके, मेरा यकीन दावा है, मेरा यकीन है कि आप आंख बंद करके ये जान सकते हैं कि ये चैनल है, अमुक चैनल है, तो हम्म उसमें कौन सी बात आ रही होगी। अगर हम्म कोई बहस चल रही है, कोई वक्ता है, हम्म कोई न्यूज रीडर है, तो वो हम्म किस तरीके से खबरों को पेश कर रहा होगा। हम्म ये बात एकदम प्रेडिक्टेबल है। हम्म क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उनको। हम्म, तो ये पक्षधरता जो है जी। वो बड़ी खतरनाक तो है। आपने एक तटस्थ रूप बड़ी से आप एक बड़ी बात चीजों कह गए को कि देखने मतलब का जो नजरिया जी था जी, कि अब जो दौर है वो वो टीआरपी खत्म का हो है, गया। अब जो दौर है वो व्यूअरशिप का है, और ऐसे दौर में विश्वसनीय पत्रकारिता कहीं ना कहीं अंतिम सांस ले रही है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि, और मैं भी इसको अनुभव किया हूँ कि मतलब चैनल्स ऐसा लगता है कि मतलब एजेंडा ड्रिवन है, जो क्या बोल रहे हैं, एजेंडा ड्रिवन है, आपको पता चल जाएगा कि अगला व्यक्ति क्या बोलेगा या उसके मुख से क्या आएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो असली समाचार है वो पब्लिक से तो दूर ही है। जैसा आप बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल्स हो जाती है, चीजें हो जाती हैं, तो कभी पता नहीं चल पाता है कि असल न्यूज़ क्या था, या क्या खाली जो नेगेटिविटी है समाज में, क्या यही एक दायित्व है न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि सेंसेशनलाइज़ करना, किसी चीज़ को सेंसेशन पैदा करना, उत्तेजित करना समाज को, ये एक तरह का मतलब वही इसके कह रहे हैं अलावे कि भी तो कुछ। बाजार में, जी 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 जी, बाजार में सनसनी जिस तरीके से बिक रही है, जी अ, वो उसी की वजह से मैं आपको बताता हूँ कि जब ये नई सदी की शुरुआत हो रही थी, 21वीं सदी में जी पत्रकारिता के हम लोगों के कुछ साल हुए थे, जी तब ये लगता था कि जो संपादक नाम की संस्था होती थी, जी संपादक को संस्था माना जाता था। जी आप सोचिए कि कितना पवित्र पद वो माना जाता था। जी तब लोग संपादक को एक संस्था के रूप में पुकारते थे। हम्म, वो संस्था नई सदी की शुरुआत के साथ विलोपित होती चली गई, और जी मैनेजरियल स्किल के जो लोग थे, हम्म, वो अखबारों में या किसी भी मीडिया हाउस के शीर्ष पे विराजमान। जी मैं ये मैं जो देख पाया और जो समझ पाया हूँ हम्म, कि 2000 से लेकर 2010 के आसपास तक जो लोग संपादक बने, जी उनके भीतर एक पत्रकारीय तमीज, एक भाषाई संस्कार जो है वो मौजूद था। लेकिन इसके बाद जो अवमूल्यन का सिलसिला शुरू हुआ थी, जी वो लगातार अ, होता ही गया, और यही वजह है कि हम्म, लोगों का विश्वास जो है इस संस्था से हम्म, छींचता चला गया। जी हमारे सामने संपादकों की हिंदी पत्रकारिता की बात करें, हम्म, तो महान संपादकों की एक परंपरा रही है। हम्म, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर, प्रभाष हम्म, जोशी, जी कमलेश्वर, जी और उसके बाद सुरेंद्र प्रताप सिंह, जी उदयन शर्मा, कन्हैया लाल नंदन, ऐसे तमाम नाम ले सकते हैं। बाद में जी आलोक मेहता, मृणाल पांडे, हरिवंश जैसे संपादकों का नाम आता है, जी जिन्होंने
पत्रकारिता के जो संस्कार थे उसको सहेजा। लेकिन बाद में क्या हो गया, आप देखेंगे कि ऐसे पत्रकार संपादक होने लगे या ऐसे लोग संपादक बनने लगे जिनके पास मैनेजरियल स्किल था। जी जी। तो अब संपादक के बजाय मैनेजर ढूंढे जाने लगे। जी। पिछला जो दशक है, जो दशक अभी गुजरा है 2020 तक का, उसको लोग कहते हैं कि वो फेसलेस संपादकों का दौर आ गया। ऐसे संपादक आए बिल्कुल, कि चेहरे का जो वो महत्व नहीं था। जी। और अब जो ये सोशल मीडिया का दौर है जी। वो तो एडिटरलेस मीडिया का दौर है। एडिटर नाम की कोई संस्था रही ही नहीं। सोशल मीडिया पे आज हर आदमी पत्रकार है, हर आदमी एडिटर है। तो ऐसे ऐसे दौर में मानिए कि जैसे एक जो मुझे लगता है कि मतलब कितना प्रासंगिक रह गया है प्रिंट मीडिया। जो समाचार पत्र आते हैं, शंभू जी लगता है थोड़ा कनेक्शन चला गया है। जी। कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मैं कुछ कर रहा हूँ कनेक्ट होने। जी जी जी। एक मिनट। हेलो। वही मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो दौर आया जो सोशल मीडिया का, और इतना में इसमें जो है प्रिंट मीडिया कितनी प्रासंगिक रह गई है आज के डेट में, क्योंकि जो भी खबरें पेपर में छप के आती होंगी वो तो मतलब उसमें तो कोई ताजगी रहती नहीं है। और एडिटर जैसा आपने कह दिया कि बहुत सारे मतलब वो अब हाँ, ओवरऑल मीडिया के सिनेरियो की जब मैं बात करता हूँ तब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वो मुख्य मीडिया हो गई है आज के दौर में। आज नहीं है तो 5 साल बाद जो है वो वेब मीडिया है या डिजिटल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया वही हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं पे है, सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा यूजर्स वही है। तो जिस माध्यम से चीजें ज्यादा तेजी से और जितनी रफ्तार से पहुंचेंगी, जितने ज्यादा बड़े लोगों का समूह जुड़ा होगा जहाँ पे, मुख्य धारा का मीडिया तो वही होगा। लेकिन अभी रेवेन्यू और बाकी जो मॉडल्स हैं वो निर्धारित नहीं हो पाए हैं उस जगह के लिए, बहुत परिभाषित नहीं हो पाए हैं। यही वजह है। रही बात, आपने प्रिंट मीडिया का जिक्र किया, तो प्रिंट मीडिया की प्रासंगिकता तो कभी खत्म नहीं होगी, ये तय है। लेकिन ये जरूर है कि उनका भविष्य जो है, उनका जो बिजनेस का मॉडल है वो जरूर परिवर्तित हो जाएगा। उसका महत्व रहेगा, पूरी तरह खत्म तो कभी नहीं होगा। रणजीत जी, तो पश्चिम जहाँ पे ये आईटी क्रांति हमसे कई साल पहले आ चुकी है, वहां भी देखते हैं तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसका महत्व है, प्रिंट का जो महत्व है। और विश्वसनीयता अगर कहीं बचा के किसी ने रखी है तो प्रिंट मीडिया ने बिल्कुल, रखी है। मेरा भी यही मानना है। जी। बहुत साख जो बची है वो प्रिंट मीडिया की वजह से बची। जी। हाँ, आप भी मेरी राय से इत्तेफाक रखते हो? नहीं, पत्रकारिता से मेरा तो ज्यादा ये नहीं रहा है, लेकिन जब मैं विद्यार्थी था तो मैं बहुत सारे पेपर्स में लिखा करता था, इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो उसमें मैं हिंदुस्तान में लिखता था साइंटिफिक कॉलम्स काफी सारे, लेकिन मैं उसके लिए कभी पेड नहीं हुआ, बस जस्ट लिखता था। तो वो मेरा अपना रुचि रहा था कि उसके लिए मैं करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब जैसा आपने कहा कि रेवेन्यू मॉडल भी उतना सशक्त नहीं रह गया है, और धीरे धीरे मतलब प्रिंट के तरफ से लोग, और जैसा कि पूरा समाज जो है बस हथेली पे ही है सबके विराजमान, तो लोग इतने मतलब सोशल मीडिया पे जो भी चीज देखिए वहां क्या है कि पहली सूचना आपको जरूर मिल जाती है सोशल मीडिया पहली सूचना। जी जी। पहली सूचना तो जरूर मिल जाती है। या जैसे ट्विटर पे कोई खबर, मैं खुद का अनुभव बताता हूँ कि मुझे लगता है कि किसी भी माध्यम से, टीवी हो या प्रिंट हो,
तो ट्विटर पे मुझे खबरें सबसे पहले मिल जाती है। कोई भी बड़ी घटना हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वीडियोज या जो भी है इस तरीके से, या सूचना, पहली सूचना जो है वो ट्विटर पे मिल जाती है। स्थानीय स्तर की बात करें, जैसे रांची की मैं बात करूं, झारखंड की बात करूं, जो फेसबुक की यूजर्स ज्यादा है, तो यहाँ भी सूचनाएं बहुत पहले आ जाती है। घटना होती है, लोग लाइव कर देते हैं, वहां से मोबाइल पे लाइव का जो फीचर है लाइव कर देते हैं, तो ये सूचना, पहली सूचना तो आ जाती है। लेकिन सूचनाओं के साथ जो मुलम्मा चढ़ाने का, कई बार क्या होता है, चीजें जो दिख रही होती हैं वो वैसी सच होती नहीं नहीं। होती, जी बिल्कुल, होती नहीं है, और ये बड़ा खतरनाक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एडिटर, सोशल मीडिया के जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि ये एडिटर लेस निकाय है। ये यहाँ पे कोई एडिटर है नहीं, आप अपने मन के एडिटर हैं, तो कौन सी बात चला देंगे, उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से, तो ये खतरा जरूर है। लेकिन दोनों चीजें हैं। एक चीज तो ये कि आप पहले कहते थे कि खबरें जो है वो मैनेज हो जाती, भाई जो कई बार होता था, आरोप या तोहमत लगता था लोगों पे कि भाई खबर जो है अपने हिसाब से परोड़ देते हैं, सच्ची खबर आ नहीं पाती है। आज के दौर में ये तो संभव नहीं है, आज के दौर में संभव नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो सूचनाएं आ रही हैं वो कितनी प्रामाणिक है, कितनी तथ्यात्मक है, कितना तथ्यात्मक है, इसके लिए फिल्टर आपको जो है अपने विवेक का फिल्टर खुद लगाना पड़ेगा। ये तो ऐसे में रीडर्स का चैलेंज बहुत बढ़ गया है, ऐसे में रीडर्स का व्यूअर्स का चैलेंज, चैलेंज बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज को परखे, किस चीज को जाने, किस चीज को सत्य माने। और एक जो ये था पहले का कि भाई जो पत्रकारिता है या समाचार पत्र है वो समाज का दर्पण है, तो अब वो जो वो कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई वो समाज का दर्पण है क्या, और समाज को रिफ्लेक्ट करता है क्या, या जैसे होता है बात कि भाई जो लोग देखेंगे वही तो हम दिखाएंगे। ऐसा जैसे आपने कहा कि सेंसेशनलाइज करने का जो एक थ्योरी है कि वैसा ही चीज बिकेगा भाई कि कोई आदमी कुत्ते को काटे तो वो न्यूज है ना, कुत्ता आदमी को काटा तो ये न्यूज नहीं है। जी, ये पत्रकारिता की कक्षा का पहला ही पाठ है, ये जो पाठ पढ़ा है पत्रकारिता की कक्षा में जब विद्यार्थी जाता है, तब ये पाठ जो है वो यही पढ़ाया जाता है कि भैया कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं है, और आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। लेकिन खैर, जब अब खबर की हम बात करते हैं रंजीत जी, एक ईमानदारी, एक शुचिता, पत्रकारिता क्यों उम्मीद का केंद्र होती है? ये एक पेशा जो है एक ऐसा पेशा था, जैसे शिक्षण बहुत पवित्र पेशा है, ऐसे ही पत्रकारिता के बारे में भी एक उम्मीद होती थी लोगों को, लोगों को ट्रस्ट पत्रकारों से होता था। उम्मीद देखिए थी बहुत बड़ा चीज होता है ट्रस्ट, विश्वास था कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो सत्य है, जो लिखा गया है, जो छपा हुआ है वो सत्य है। लेकिन आज के डेट में ये उतनी प्रासंगिक नहीं है कि जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है वो बिल्कुल सत्य हो, इसीलिए समाज दिग्भ्रमित है। जी, ये विश्वसनीयता का संकट जो है वही सबसे बड़ा संकट है पत्रकारिता के सामने। और एक रांची से ही बिलोंग करते हैं, एनडीटीवी में है, प्रियदर्शन जी हैं, बड़े नाम पत्रकार हैं। वो एक बात बड़ा हमेशा कई व्याख्यान उनके या कई बार उनका लिखा पढ़ा सुनने का मौका मिलता है। वो एक बड़े कायदे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप इतनी भी तो ईमानदारी, व्यावसायिक दबाव है, बहुत सारी चीजें हैं, पत्रकार क्या परिवार है वो भी चलना चाहिए, उसको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, एक संस्थान सफलतापूर्वक चलना चाहिए, लेकिन इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि आप खबरों के धंधे में हैं, खबरें लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, तो कम से कम खबर तो आप सही पहुंचाइए। एक साबुन की फैक्ट्री की मिसाल देते हैं, जब वो ऐसा कहते हैं तो साबुन की फैक्ट्री, बोलते हैं कि भाई एक साबुन की फैक्ट्री का जो मालिक है वो कम से कम साबुन तो, जब वो वादा करता है लोगों तक साबुन पहुंचाने का, तो साबुन ही पहुंचा रहा होता है, कोई मिट्टी या जो है वो कोई दूसरी चीज नहीं पहुंचा रहा होता है। तो भाई आप खबर के पेशे में है तो खबर तो सही तरीके से पहुंचाइए, इतनी ईमानदारी तो पेशे पे आप बरतिए, पेशे के साथ आप बरतिए। तो ये बात बड़ी मानके वाली बात है, ये मामूली बात नहीं है कि इतनी ईमानदारी अगर हम लोगों ने बचा ली होती तो ये विश्वास का जो संकट वो पैदा नहीं। और नहीं, एक बात और भी है ना कि जैसे ये बात आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक दौर है जिसमें कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं, और ये एक मतलब इसको, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको फिल अप करना समाज का भी काम है और पत्रकार की तरफ से भी
ये पहल होनी चाहिए कि भाई सही, सच्ची और सटीक चीज जो है पब्लिक तक पहुंचे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आप बात करता हूँ कि जैसे आपका करियर तो 2.5-3 दशक का रहा है जिसमें आपने पत्रकारिता की है और खूब जम के पत्रकारिता की है, अलग अलग क्षेत्र में की है, और काफी आपका व्यापक अनुभव रहा है। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण है, या आपके द्वारा ऐसे कुछ रिपोर्टिंग जिससे कि समाज में कुछ परिवर्तन आया हो, कुछ उसके बारे में चर्चा कीजिए, कुछ बताइए कि आपके जो मतलब ये लंबा जो करियर रहा, इसमें कुछ ऐसे क्षण आए क्या कि जो आपकी रिपोर्टिंग हुई उसको लिया गया और उससे बदलाव के कुछ मतलब दिशा निर्धारित हुई हो? हाँ, देखिए वो ध्येय तो वो कभी ईमानदारी से बात कहता हूँ, ये ध्येय जी, बहुत कभी नहीं रहा जी, कि या ये मुगालता हम लोगों ने नहीं पाला कि जी, हम कुछ बदल देंगे। जी, ये बात बहुत पिक्चर बहुत पहले दिन से क्लियर थी जी, कि हम कुछ बदल देंगे, ऐसा जी, कुछ है नहीं। जी। तब ये है कि अपने स्तर पे आप क्या कर सकते हैं? एक हुँ, प्रतिरोध की आवाज़, हुँ, जहाँ अन्याय हो, हुँ, जहाँ कुछ गलत हो रहा हो, हुँ, वहाँ अगर आप एक आवाज़ बन के खड़े हो सके, जी, आपकी खबरों से, आपकी रिपोर्ट से किसी को कोई मदद मिल सके, हुँ, किसी को इंसाफ की राह जो है वो दिख सके, तो जी, ये बड़ी बात जी, है। और तब ये कई क्षण ऐसे ज़रूर आए, हर किसी की पत्रकारिता में आते हैं, जब आप जी, लिखते हैं और कभी खबर का जिसको खबर का असर कहते हैं, जी, वो हो जाता है, छोटे-छोटे आत्मसंतोष के विषय होते हैं। हाँ, तो बहुत जैसे अभी आप एक क्लिपिंग शुरुआत में दिखा रहे थे कि अभी जी। हाल में अब ऐसे ही छोटे-छोटे वाक़ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हो, मैंने अपने नहीं, नहीं, हिसाब मैं से वो ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, देखिए, मेरा मानना ये है कि क्या आप ट्रिगर कर पा रहे हैं? अगर ट्रिगर कर पा रहे हैं, कोई मतलब आपका काम है ट्रिगर करना, रिस्पॉन्स देना, जो लेकिन तो ये बताता सोसाइटी, हूँ जी, हाँ, या अथॉरिटीज़ के काम है। ये अगर उनको आप जगा पा रहे हैं, कोई जी, खबर जब छपती है, जी, तथ्यों पे आधारित होती है जी, और लगता है कि उस तक इंसाफ पहुँच गया, जी, उस अमुक व्यक्ति को न्याय मिल गया या जी, कोई ग्रीवांस जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, जी, उसका कंप्लायंस जो है वो सही तरीके से हो गया, हुँ, तब वाक़ई लगता है कि ये किसी भी दूसरे पुरस्कार से, किसी भी तनख्वाह से ज़्यादा बड़ा पुरस्कार ये है। जी, और तब तब लगता है कि वो एक आत्मसंतोष का जो क्षण होता है, वो जी, वही है कि आपको पत्रकारिता में बनाए रखता है। जी। तो जैसे कि जैसे जो आत्मसंतोष के जो क्षण होते हैं, या और ऐसा कि जो मतलब जो अथॉरिटीज कैच करते हैं, क्या ऐसा ऐसा मतलब आपको लगता है कि जब जो आपके प्रिंट मीडिया का दौर था वहां से आप कुछ कुछ ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट को उठाते रहे हैं जिससे कि कुछ कुछ बदलाव आया है, या कुछ ऐसी स्टोरीज हैं आपके पास शेयर करने के लिए जिसमें कि कुछ बदलाव आया हो, या जी, कोई कोई ऐसा काम किया हो जिसका इमीडिएट मतलब जी, सुना गया? ये जी, 94 की बात है। उस जी, वक़्त जी, मैं हज़ारीबाग से रांची एक्सप्रेस के लिए लिखा करता था। जी, जी, अ, बहुत सालों के बाद आप जानते होंगे बिहार, झारखंड में लोगों का पुलिस की वर्दी के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। जी, जी, और कई सालों के बाद लालू यादव का दौर था, लालू यादव हुआ करते थे। कई सालों के जी, बाद जो है जी, दारोगा की बहाली निकली बड़े पैमाने पे। जी, और उसमें बगलिंग की खबरें, गड़बड़ी की खबरें लगातार छप रही थी, जी, तरह-तरह की चीज़ें आती रही थी। जी, उस वक़्त हज़ारीबाग में बिहार में इकलौता जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, आप जानते हैं कि जी, वो हज़ारीबाग में है पीटीसी। जी, तो उसके प्राचार्य या डीआईजी जो थे उस समय, जी, डीएन गौतम बड़े चर्चित आईपीएस आप जी, जानते हैं। जी, तो हम लोगों ने चर्चा हुई जब ट्रेनिंग के लिए आए, हुँ, दारोगाओं की नियुक्ति हो गई तमाम लोगों की और उनको जी, ट्रेनिंग के लिए पीटीसी भेजा गया। जी, जो तो तय तय क्राइटेरिया है, डीएन हाँ, गौतम एक सज्जन थे वहाँ पे, प्राथा विभाग में, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, जी, और दिवंगत भी हो गए सुध का। जी, तो उनके ज़रिए मेरा उनसे संपर्क हुआ था डीएन गौतम से। जी, चर्चा हुई तो कि भई इस तरीके की गड़बड़ी की जो खबरें आ रही हैं, जी, अ, वो भी चिंतित थे। जी, चर्चा हुई तो उन्होंने अ, जाँच करवा दी उम्मीदवारों की, जाँच जी, करवाई, फिजिकल टेस्ट उनका ले लिया। जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि लंबाई और बाकी जो पैमाने होते हैं, उसके आधार पे 234 दारोगा को उन्होंने अयोग्य पाया। पाया जी, नहीं, जी। जो ये मुझे क्राइटेरिया याद है था क्योंकि उस वो समय उसके हम लोग वो जो पीटीसी कॉलेज है, वो जस्ट मैं सेंट जेवियर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो उसी के बगल में जी, ही उसकी कैंपस है।
और ये जी खबर जी मुझे याद है कि इस खबर से मैं गुजरा हूँ, और कई एक मेरे हाँ परिचित जो परीक्षा दिए थे, जिनका नहीं हुआ जी था, उनसे भी जी जी मैं जी इस कहानी को सुना हूँ कि ऐसा हुआ था उस समय, हाँ वो हाँ दौर था। तो हाँ, ये खबर ब्रेक करने का मौका रंजीत जी मुझे ही मिला था। जी, जी, और ये बिहार में जो बवाल हुआ था वो अपने एक बात तो था कि जब वो सच के पक्ष में खड़े हो जाते थे डीएन गौतम, तो वो जी, खम टोक कर खड़े होते थे। लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री के सामने किसी जी, ब्यूरोक्रेट का इस तरीके से खड़ा होना जो है वो जी, बहुत बड़ी खबर होती थी। और हुँ, अब अ, तो इसका अंजाम ये हुआ था, इस पूरे प्रकरण का ये हुआ था कि जी, वो 234 दरोगा अयोग्य घोषित हुए, जी, उनकी नियुक्ति रद्द खारिज की। हुई। जी, तो ये था, जी। डिसीजन उनका ही था, लेकिन ये 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 खबर ये ब्रेक एक करने का मौका ये मिला भले था ही आप क्योंकि मेरे इसको एक करियर का छोटा एक चीज़ मानते हैं, लेकिन ये सोचिए जो वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो पाना चाहते हैं जी, पोज़ीशन, उनके लिए कितना बड़ा परिवर्तन का बात हुआ कि उ जी, म जी, भले ही उनका नहीं हुआ हो, लेकिन जो गलत हुआ था, एक्चुअली जी, थोड़ी तो सुकून मिलती है कि भाई जो गलत हो रहा है समाज में, उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाया और उसपे कुछ कार्रवाई हुई। तो ये जी, बहुत बड़ी बात है, जी। बहुत बड़ी बात। आज से 3 साल पहले आप यहाँ पे जो सबसे बड़ा नक्सली कुंदन पाहन, जी, जी, अ, जिसको लेकर वीरप्पन को लेकर जिस तरीके के मिथक प्रचलित थे, जी, जी, ऐसा ही झारखंड में कुंदन पाहन को लेकर जी, पुलिस जी, के पास एक तस्वीर नहीं, उसका कोई सुराग नहीं था। जी, और उसने वो सड़क पे चलते हुए उसने 5 करोड़ कैश कैश वैन को लूट लिया था, 5 करोड़ में जा रहे थे। जी, इंस्पेक्टर का उसने सड़क पे कत्लेआम कर दिया था, जी, फ्रांसिस इंदवार इंस्पेक्टर। जी, तो हुँ, वो एक ऐसा जो है पिछले 2 दशकों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था कुंदन हुँ, पाहन। हुँ, मुझे सूचना मिली, पुलिस लगातार ट्रैप कर रही थी, पुलिस के पास एक सूचना मिली मुझे हुँ, कि कुंदन पाहन जो है जी, वो पुलिस के ट्रैप में जी, लगभग आ चुका है। ये जिस सूत्र से सूचना मिली थी मुझे, पुलिस का कोई आला अधिकारी कंफर्म करने को तैयार नहीं था। और उस जी, वक़्त मैं आईएनएस का एडिटर था। जी, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि हाँ, तब लेकिन जिस स्रोत से खबर आ रही थी मेरे पास से, जी, कभी-कभी आपको सूत्र पे भरोसा रखना होता है। जोखिम भी है इसके, जी, जी, क्योंकि खबर इतनी बड़ी खबर जब अ, वो हो जाएगी, इतनी हुँ, बड़ी खबर आप दे रहे हैं और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आपको ओन करनी पड़ेगी। जी, लेकिन मैंने सूत्र पे भरोसा किया और ईश्वर पे आस्था थी। जी, मुझे लगा अपने हिसाब से जो अनुभव थे मुझे हाँ, मैंने कई एंगल से उसको परखने की कोशिश की सूचनाओं को। जी, और तब ये खबर हमने ब्रेक की कि कुंदन पाहन जो है हुँ, वो उसका गेम ओवर हो चुका है। जी, दूसरे दिन भी पुलिस और पूरा महकमा जो है उसका कोई इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं था। मेरा जी, तनाव जो है सुबह 10 बजे तमाम दूसरे मीडिया हाउसेस से, जी, हमारे ही यहाँ खबर थी, मीडिया जी, हाउसेस से खबरें आने जी, लगी, लोग कहने लगे कि जी, भैया आपने खबर कैसे चला दी है? मेरा हुँ, तनाव बढ़ने लगा। हुँ, हुँ, तब हम लोगों ने हमारी टीम ने फैसला किया हुँ, कि हम लोग कुंदन पाहन के गाँव जाएँगे जी, और बहुत ही बीहड़ इलाका है। हुँ, वहाँ जाना जो है कुंदन पाहन के नाम से लोग काँपते हैं, उसके गाँव पे जाने का फैसला जो है, वो हुँ, बड़ा कठिन था। मतलब हुँ, तब भी हम लोगों ने तय किया, हम हमारे और मेरा फ़ोटोग्राफ़र्स और 1-2 रिपोर्टर्स जो हैं, हम जी, लोगों ने एक टीम ली और हुँ, उसके गाँव जो है बारीगढ़ा गए। जी, पता चला वहाँ जाने के बाद रंजीत जी इत्मीनान हुआ, पता चला कि पुलिस कुंदन पाहन को लेकर कल गाँव आई थी। हाँ, हाँ, खबर तो पुष्ट हो गई थी हमारी जी, जब जी, यहाँ जी, जी, तो ये खबर फिर हमने चलाई उसके पिताजी से, उसकी भाभी से बातचीत करके। जी, और ये जी, लगा कि भाई हाँ, कुंदन पाहन हमारे समाज में कैसे पैदा होता है। जब उसका जी, गाँव घूमने के बाद वहाँ जो हुँ, परिस्थितियाँ थी जी, और जिस तरीके का क्षमताएँ हैं, हुँ, जितना हुँ, पिछड़ापन है, हुँ, तो जी, कुंदन पाहन कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता है। जी, उस वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके एक संतोष हासिल हुआ जी, जी, रंजीत जी, और मुझे हाँ, लगा कि नहीं एक कम बहुत से खूब, कम एक बात जो है वो हमने लोगों तक पहुँचाई। जी। बाद में ज़रूर चर्चा का नहीं, नहीं, विषय बना। ये बिल्कुल मैं इस तथ्य को मानता हूँ कि बहुत सारी पहली तो है कि छोटी शहर जो होते हैं, वो प्रतिभाएँ वहाँ दब जाती हैं कभी-कभी। लेकिन अब जो नया दौर है, उसमें शायद मौका मिले। दूसरी चीज़ ये है जो आपने कहा कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि मतलब अ, क्या ये सिस्टम का दोष है कि
जो परिस्थितियां हैं उसका दोष है कि ऐसे लोग आ जाते हैं समाज में, या उनको कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो क्रिएट करती हैं। और ऐसे में मानता हूं कि कभी कभी समाज जिनको ड्रॉप्ड आउट मानता है, उसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो ड्रॉप्ड आउट नहीं होते हैं, वो किक्ड आउट होते हैं। तो ये जो बिल्कुल। किक्ड आउट वाला जो पहलू होता है, उसको जैसे आप जैसे आपने दरोगा की बहाली वाली बात जो कही, उसमें मैं मानता हूं कि जी बहुत सारे प्रतिभावान लोगों के मनोबल तोड़ने का वो बहुत बड़ा घटना था। लोग जानते थे, इंटरनली जानते थे, लेकिन इस चीज के बारे में बात कोई नहीं करता था, या इस चीज के बारे में उठाता नहीं था किसी को। तो इस तरह के विषय को जी उठाना अपने आप में हमको लगता है कि एक सार्थक पत्रकारिता की पहल, और वो आप बखूबी कर रहे हैं। आपने दो घटनाओं का जिक्र किया, और दोनों ही मुझे लगता है कि एक मतलब नहीं नहीं, सामाजिक कई बार दशा और दिशा छोटी को चीजों बदलने से के भी, लिए। जी जी जी। जी कई बार छोटी चीजों से भी बहुत आत्मसंतोष होता है। बिल्कुल। और देखिए छोटी चीज है, अभी मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले की, जो आपने स्लाइड पे दिखाया पहले, जी 2 माह पहले मैं दफ्तर जा रहा था, सड़क के किनारे एक महिला वो घिसटते हुए दिखा। जी उनका पाँव जो है वो टूटा हुआ था, घिसट घिसट कर चल रही थी। जी गाड़ी रोककर मैं उनके करीब गया, पूछा, पता चला कि उनके बच्चों ने जो है, पूरा भरा पूरा परिवार है, जी बच्चों में कोई रखने को तैयार नहीं है, जी। उनको घर से निकाल दिया है। हम्म। ये खबर हम लोगों ने चलाई उस पे, और लगा कि हाँ भाई चलो, शायद कहीं कुछ लोग आए सामने, कोशिश थी कि जी। दूसरे दिन मदद मिले। लेकिन हम्म। खबर छपने के, न्यूज में जब खबर चली, हम्म। इसके 15-20 मिनट के बाद हम्म। सीएम, खासतौर पे जो झारखंड के सीएम हैं, वो जी ट्विटर पे संज्ञान लेने के मामलों में चर्चित हैं, और जी कई बार संवेदनशीलता दिखाते हैं। जी 10 मिनट के बाद उन्होंने संज्ञान लिया, डीसी को आदेश दिया कि जी उस महिला को जो है उसके रहने की, खाने का उचित प्रबंध करें। फिर जी। उस बहुत महिला खूब। का जी। बकायदा व्हील चेयर मिला और बाकी सारी चीजें। हम्म। तो ये छोटी सी बात, एक महीना, लेकिन हम्म। वो जो एक आत्मसंतोष का भाव होता है, जी जो ये जी पुरस्कार मिलता है, आपको लगता है कि नहीं जी आप किसी के काम आ सकते हो, जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और वही ये है। तमाम किसी और बाकी रिवार्ड से जो है ये बहुत बड़ी। हाँ, तो मेरे लिए जो मैं पत्रकारिता को जैसे देखता हूँ, और मैंने आपका भी चुनाव इसलिए किया कि मैंने जब देखा तो मेरी आपसे कोई निजी मतलब ये नहीं है, परिचय नहीं है, लेकिन मैंने आपके जी प्रोफाइल में एक चीज देखा कि वही कर रहा हूँ जो करना चाहता था, वह कतई नहीं करता जो नहीं करना चाहता, नफा नुकसान का जी फिक्र जी नहीं। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति मतलब गहरा व्यक्ति है, तो इनसे थोड़ी बातचीत की जाए, जाना जाए कि क्या क्या ये सोचते हैं। और मेरे लिए पत्रकारिता का सिर्फ 3 शब्द में मैं अगर आपको कहूँ, तो मेरे लिए है कि उसमें इंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, और इम्पैक्ट क्या है। और तीनों चीज में आप खड़े उतरते हैं, इंटेंट, कंटेंट और इम्पैक्ट। ये तीनों जो है कि उद्देश्य क्या था, उसको आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंसेशनलाइज करते हैं या बस खाली हवा बांधते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये तीनों चीज में नहीं आप नहीं, ये बहुत ही चलिए, ये खड़े आपको उतरते हैं। जी बड़प्पन है। जी और ये दूसरे रीडर्स जो हैं या बाकी दूसरे लोग हैं, वही जज करें आपको, कैसे जज जी करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें कई बार गलतियां भी होती है, जी ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होता है, कई जी बार लगता है कि नहीं। लेकिन आप में अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है, आप जब कोई काम करते हैं, जी तो कई बार गलतियां भी होती है। जी तो एक गिल्ट का जो भाव है, जी हमेशा खुद को किसी भी हाल में सही साबित करने का की जो टेंडेंसी है पत्रकारों में, कि हमने कह दिया तो कह दिया, बस वही हमने पत्थर की खबर चला लकीर हो। दी तो जी यही सच है। जी 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 हाँ, पत्थर की लकीर हो गई। जी ये इससे उबरने की जरूरत है। जी और मुझे लगता है कि कभी का 2 मौके ऐसे भी आए रंजीत जी, जी मैं ये बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, बहुत जी साफगोई से स्वीकार करता हूँ, कि जी लगा कि नहीं, ये खबर गलत चल गई, और इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ। जी तो उसका जो उपचार हो सकता था, जो संभव है, जी वो करने की कोशिश की, और अगर सब संभव नहीं हुआ, तो जी एक पश्चाताप का बोझ जो है, वो वो आपको रहता है। बहुत दिनों तक सालते रहता है, और आगे के लिए वो आपको सचेत करता है, आगे के हुँ, लिए वो आपको जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भाव, ये जरूर मैंने कोशिश की है कि अगर कहीं हुँ, गलती भी हो जाए, तो हुँ, उसको स्वीकारो, हुँ, और ताकि आगे के लिए वो सबक है। हुँ, आगे आप कुछ ऐसा ना करें, कोई हड़बड़ी में कुछ ऐसी खबर न चला दें, या जी, कोई बात किसी आरोप ही है, या किसी हुँ, के बारे में आप कुछ चला देते हैं, किसी का हुँ, के चरित्र का मसला हो, हुँ, तब अगर आप कोई ऐसा, जैसा हमने कहा ना कि अभी हाल में जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जी, हुआ, जी, जी, उसमें पत्रकार अब आप सोचिए, आज तक रिजल्ट आया, और जी, किस
तरीके से सत्य है वो सामने आने दीजिए। आपका काम फैक्ट को सामने रखना है। आपके पास जो तथ्य आ रहे हैं सामने, आप उनको जो का तो रख दीजिए। आप जजमेंटल होने की जरूरत ही नहीं जी। के लिए खबरों में जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। विचार के लिए एक अलग करना होता है, अखबारों में विचार का एक अलग, टीवी चैनल्स में एक अलग पैनल चलता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। आप जी। शंभू जी, लग रहा है कनेक्शन का प्रॉब्लम है। नेटवर्क का इशू फिर आ गया जी था। जी, नेटवर्क का ही इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जाते जाते एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी 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 के दौर में, जैसे आपने एक जो न्यूज विंग की शुरुआत हुई और उससे आप जो एक शुरुआत की आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जो आपने बताया कि भविष्य जो है अब वही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, या ये कह लीजिए सोशल मीडिया, उसपे ही न्यूज लोग ज्यादा देख रहे हैं, वहीं पे लोग हैं, तो उनके लिए तो इसका अनुभव आपका कैसा रहा और कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। न्यूज विंग। नहीं, ये थोड़ा आश्चर्य होगा आपको, लेकिन ये क्लास 9 में था। मैं जी क्लास 9 में था। जो मेरा स्कूल था, जिस स्कूल में पढ़ता था जी, उसके सामने ही हॉस्पिटल, ब्लॉक का हॉस्पिटल है, चौपारण ब्लॉक में। वहां पे मैं देखता था कि मरीज आते हैं और बेहद परेशान रहते हैं। तो देखता था, बड़ा मन द्रवित हो जाता था। कई बार हॉस्पिटल स्कूल से सामने निकलता था, देखता था हॉस्पिटल में बड़ी बदइंतजामी है, बड़ी कुव्यवस्था है। तो उस दौर में विचार आया कि भाई कुछ तो किया जाना चाहिए जी। और एक वहां जो मैंने देखा, जो चीजें देखी, लेटर टू एडिटर रांची एक्सप्रेस में एक पहला लेटर टू एडिटर हमने लिखा। छोटी जगह थी, लेटर टू एडिटर को भी उस समय बहुत नोटिस लिया जाता था। और छपने के बाद हल्ला हो गया कि भाई शंभूनाथ चौधरी कौन है। लोगों को लगा होगा कि कोई 9th क्लास का एक बच्चा जो है वो उस समय लिख रहा था। तो बाद में तो थोड़ी हड़कंप, मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर टू एडिटर का वो प्रभाव था कि दूसरे दिन वहां पे हलचल पैदा हो गई। लोग, डॉक्टर्स और बाकी लोगों तक कि भाई, और लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि भाई हॉस्पिटल में वाकई कुव्यवस्था है और ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। कुछ लोगों ने डराने की भी कोशिश की कि यार तुमने तो अब तो बड़ा मुश्किल में है, तुमने कैसे लिख दिया, कोई प्रमाण है रखा है, तुमने रखा है। हमने भाई जो देखा वो लिखा लेटर टू एडिटर। लेकिन तब लगा कि जो हलचल पैदा हुई, छोटी सी प्रेरणा थी क्लास 9th में, मुझे लगा कि नहीं, लिखने से चीजें जो है वो बदलती है, कहीं ना कहीं कोई हलचल पैदा होती है। बिल्कुल। और ये इस वाक्य ने जो है मुझको, क्लास 9th का वाक्य है, और तो मैंने जैसा लिखा है कि मैं वही बन, तो उसको मैंने उसी दिन तय कर लिया कि नहीं, ये काम तो यार बड़ा अच्छा है और मुझे अब इसी पैसे में रहना है। इसलिए मैं रंजीत जी ये बताऊं कि तमाम पारिवारिक दबाव, मध्यम वर्गीय बच्चों पे किस तरीके का दबाव रहता है जी जी, इसके बावजूद मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो कभी नहीं दिया। 1-2 बार जरूर ऐसा हुआ कि मेरे भाई बहन ने जो है उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन मैं अगर परीक्षा में शामिल भी हुआ 1-2 दफा, तो बस ऐसे ही कि चूंकि फॉर्म भर दिया गया है तो चलो ठीक है, परीक्षा दे के आ जाते हैं। कभी इच्छा नहीं रही कि कोई दूसरी नौकरी करे। और इंटर में आते आते, इंटर में बलबीर जी थे, बलबीर दत्त जो पद्मश्री हैं, संपादक हैं, रांची पे जो संपादक हुआ करते थे। तो इंटर में जब उस समय आपको याद होगा कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे हम लोग, सेशन कितना लेट हुआ करता था। इंटर बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भुक्तभोगी हैं, रिजल्ट निकलने में महीनों लग जाते थे, 6-7-8 महीने। तो ये जो खाली वक्त होता था, तो मुझे लगा कि ये जो खाली वक्त आया, फिर से एक बार जज्बा उबाल मारने लगा। मैं दौड़ कर रांची चला आया, बलबीर जी के कमरे में पहुंच गया। मैंने कहा कि सर मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी जो उत्कंठा थी उसका बड़ा रिगार्ड किया और कहा कि अच्छा ठीक है,
जरूर ये संदेह जताया कि भैया आपकी तो अभी उम्र है, मूछ भी सही से नहीं आई, आप कैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आप ग्रेजुएट भी नहीं है, आप कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। हमने क्या इजाजत दीजिए और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बलबीर ने इजाजत दी और तब से वो सिलसिला शुरू हुआ। 88 की बात है, 88 इंटर 8 महीने के बाद रिजल्ट आया था इंटर का, तो इन 8 महीनों में जो रफ्तार वो पकड़ा इसने, तो यही का होकर रह गया। फिर मैं पत्रकारिता का होकर रह गया, फिर दूसरा कुछ बनना नहीं चाहा। छोटे स्तर पे शुरुआत हुई और पत्रकारिता के हर पायदान पे जो हायरार्की होता है, हर पायदान पे काम करने का मुझे मौका मिला। मैं इस मामले में अपने आप को कुछ किस्मत मानता हूँ कि मैं अचानक से सीढ़ियां अचानक से किसी जगह पे नहीं पहुंच गए। तो मैं जो चाहता था, पत्रकारिता की पढ़ाई मैंने बाद में, डिग्री जो है वो बाद में ली, नौकरी मुझे पहले मिल गई। मैं बनना ही यही चाहता था जी। तो ये संक्षिप्त में बताएं कि ये जो न्यूज विंग की शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और ये जो अनुभव आपने समेटा था उससे करके ये कब आपने शुरुआत किया और कैसे ये नया एक मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया? ये न्यूज विंग मेरी शुरुआत नहीं है। यहाँ के रांची के उद्यमी हैं बिपिन सिंह जी, उन्होंने 3 साल पहले, आज से इससे पहले एक पत्रकार यहाँ रांची में बड़े पुराने पत्रकार पिछले जी हैं। ये न्यूज विंग जो है ये रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम पे था, अखबार का भी। तो न्यूज विंग बिपिन सिंह जी की इच्छा हुई कि भाई मीडिया के क्षेत्र में आना चाहिए। तो न्यूज विंग उन्होंने किसले जी से खरीदा है। किसले जी के पास संसाधनों की थोड़ी कमी, संसाधन से कम व्यक्ति थे। तो अभी हाल में ये 6 महीने हुए हैं मेरा न्यूज विंग से मेरा जुड़ाव जो है वो पिछले 6 महीनों से है। और ये है कि जरूर इन 3 वर्षों में जो लोग थे मेरे पूर्ववर्ती थे, उन्होंने इसे स्थापित तो किया। कुछ चीजें थी जिसको मैं ये आने के बाद जो है वो ठीक करने की मैंने कोशिश की है, और मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि मैं जिस दिशा में ले जाना चाहता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझ पे जो उन्होंने यकीन किया है, कम से कम मैं अगर अपना आत्ममूल्यांकन जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये स्थिति है। तो अंततः मैं एक प्रश्न और, जो जैसे नए युवा वर्ग जो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक मतलब मेरे कैरियर सेमिनार सीरीज भी बहुत सारे हैं इसमें, जिसमें लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं कि जो नए लोग जो आना चाहते हैं पत्रकारिता में, उनको आप क्या कहेंगे, या उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या होना चाहिए उनके अंदर अगर पत्रकारिता में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, पत्रकारिता में जो लोग 90% जो लोग लाते हैं, 90% लोग ऐसे लोग आते हैं जो इसकी चमक दमक से प्रभावित कर रहे हैं जी। एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का होता है जो किसी और क्षेत्र में नहीं चल पाया, वो इस क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि यहाँ प्रवेश थोड़ा जो है किसी छोटे ही स्तर पे सही थोड़ा आसानी से मिल जाता है कि अगर आप थोड़ा लिखना पढ़ना जानते हैं, थोड़ा दौड़ने का जज्बा है, तो प्रवेश मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जहां से हम लोगों ने बात शुरू की थी, मैं वहीं पहुंचूंगा, वो ये कि जब आप पत्रकारिता में आ रहे हैं तो एक जिम्मेदारी का बोध लेकर आए। पत्रकारिता पेशा जरूर है आज की जिम्मेदारी, लेकिन जैसे शिक्षण के साथ एक जिम्मेदारी या हर पेशे के साथ एक जिम्मेदारी थी, पत्रकारिता के साथ भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर आप इस जिम्मेदारी को ओन करना चाहते हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहते हैं, और वो भाव अगर आप लेकर आते हैं, तभी आपको असली सुख मिल पाएगा। अन्यथा बाकी पत्रकारिता को आप एक सीढ़ी बना लें, इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं कि फिर जिस संस्कार के संकट पे हम लोग चर्चा करने जुटे हैं, ये संकट और गहराता है जी। तो शंभू जी, आज आप आए हमारे बीच और अपने बहुमूल्य समय दिया हमें, और अपने ज्ञान और अनुभव से हमें अभिभूत किया और जानने का मौका मिला आपके व्यक्तित्व के बारे में। आवाज नहीं आई आपकी। जी 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 हाँ रंजीत जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप आए तो एक जिम्मेदारी का भाव लेकर आए, और सनसनी जो है वो ये इसके चमक दमक से प्रभावित होने के बजाय, दूसरी बात है कि ये क्षेत्र बड़ा खुरदरा क्षेत्र है। यहाँ अगर आप
चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा जो है, आज की तारीख में अच्छा है कि स्थिति सुधरी है पत्रकारों की। एक समय पत्रकार बड़े दीन प्राणी माने जाते थे, अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रही। आप अगर आप में टैलेंट है, आपकी काबिलियत है, तो आप यहाँ भी एक अच्छा पेशा है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पेशा बड़ा पवित्र है, और ये जो जिम्मेदारी का भाव है वो दिल में जरूर रखें। आप आए, आपका स्वागत है इस क्षेत्र में। अच्छे लोगों के आने से ही क्षेत्र जो है वो अच्छा होगा। पत्रकारिता का जो जिस गरिमा को, जिस उचितता को बचाने की बात करते हैं हम, उम्मीद भी जो है, उम्मीद की किरण भी यही निकलती है। कहते हैं ना कि ऐ वतन की रेत, तू मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है कि पानी यहीं। तो ये वाली स्थिति आप ऐसा सोच के आते हैं, एक विश्वास के साथ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी ओन करने की भावना के साथ आते हैं। तो शंभुनाथ जी, आप आ जाए और अपना जो बहुमूल्य समय हमें नेटवर्क जी नेटवर्क का भी इशू है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और हमें आपके बारे में जानने का मौका मिला, और जानने का मौका मिला प्रासंगिक पत्रकारिता के बारे में। और इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद शंभू जी। जय हिंद। धन्यवाद आपका रंजीत जी, और उन तमाम लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये इस चर्चा में शिरकत की दर्शक के तौर पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये सार्थक संवाद की मुहिम चला रहे हैं, वो मुहिम बढ़ती रहे, यही शुभकामना है मेरी आपको रंजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।